नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, हम MS ऑफिस का MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर चर्चा कर रहे थे। तो जल्दी से जुड़ जाएं और देखें कि हमने लास्ट क्लास में, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें हमने MS वर्ड के कुछ फीचरों के बारे में जाना था। और वो फीचर थे MS वर्ड की जो होम मेन्यू है उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस केसेस आते हैं, कुछ कैपिटलाइज कीज, लोअर केस, अपर केस, वो उन केसों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो भी साथी हैं कल से दोबारा से देख ले एक बार फिर से। सेंटेंस केस में हमने देखा था कि जो भी सेंटेंस होता है, एक उस सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और बाकी के सभी क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया और वो एग्जाम्पल था, मान लीजिए कंप्यूटर वाई विनोद सर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कंप्यूटर बाई विनोद सर, मान लीजिए ये एक पूरा सेंटेंस है, तो इसका जो सी है सिर्फ ये कैपिटल होगा, ये क्या है, कैपिटल है। और बाकी के जितने भी ये कैरेक्टर हैं सारे के सारे ये क्या होंगे दोस्तों, स्मॉल लेटर्स में होंगे। यानी कि सिर्फ इतना सा अंतर है कि स्मॉल और कैपिटल का खेल है पूरा। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी के सारे क्या है, स्मॉल है, कंप्लीट सेंटेंस के लिए। तो वो क्या कहलाया, सेंटेंस केस। और हमारा जो पैराग्राफ या जो भी हम डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट एंट्री करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी केस में एंट्री होती है। यानी काफ़ी बार पूछ लेता है निम्न में से कौन सा केस डिफ़ॉल्ट केस है, तो क्या है, हमारा सेंटेंस केस होता है दोस्तों। और लोअर केस की यदि हम बात करें तो लोअर केस में सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होंगे और अपर केस में सारे कैसे होंगे, कैपिटल में होंगे। मैंने इसी आधार पर ये नाम लिखे हैं। देखो, लोअर केस को मैंने कंप्लीट स्मॉल लेटर में लिखा है, अपर केस को मैंने कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखा है। तो इससे देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि लोअर केस तो होता है आपका स्मॉल लेटर के लिए, अपर केस होता है आपका कैपिटल केस के लिए। अब कीबोर्ड की यदि हम बात करें तो कीबोर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से लोअर केस में काम करता है। और जब हम कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, ध्यान रखना, इसमें जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैप्स लॉक की का। यदि हम कीबोर्ड में कैप्स लॉक की प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो कीबोर्ड है वो कौन से केस में आ जाता है, अपर केस में आ जाता है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे सी, ई और डब्ल्यू, यानी प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ पर यदि हम इस लाइन को दोबारा से लिखेंगे तो सी कैपिटल हो जाएगा, वी कैपिटल हो जाएगा, यहाँ ये भी कैपिटल हो जाएगा और ये एस कैपिटल हो जाएगा। यानी आप लिखोगे तो देखो, कंप्यूटर का तो सी बड़ा, वाई का वी बड़ा, विनोद का वी बड़ा और सर का एस बड़ा। यानी प्रत्येक शब्द का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और वो केस किस नाम से जाना गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से जाना गया। लास्ट है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब बताया था अपोजिट, यानी कि जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर इसी शब्द को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टी छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं, सी छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। और मान लीजिए सभी, जैसे लोअर केस को यदि अब मैं चेंज करता हूँ टॉगल केस में, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगा, अपर केस में। कि लोअर का एल ओ डब्ल्यू, यानी सभी छोटे थे तो अब सब किस में बड़े हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए, सभी किस में हो गए, कैपिटल लेटर्स में हो गए दोस्तों। तो ये केसेस कुछ इस तरीके से बदलते हैं। दूसरा यहाँ से जो पूछा जाता है क्वेश्चन शॉर्ट की का, तो मैंने आपको 3 के लिए तो एक शॉर्ट की बताई थी कि शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से इन तीनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। यानी यदि आपका पैराग्राफ सेंटेंस में है तो सेंटेंस से लोअर में आ जाएगा, फिर से प्रेस करोगे तो लोअर से अपर में चला जाएगा, और फिर प्रेस करोगे तो वापस किस में होगा, सेंटेंस केस में होगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों केसों में स्विच कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 की सहायता से। और एक सिंगल शॉर्ट की होती है, वो सिंगल शॉर्ट की होती है अपर केस के लिए। अपर केस में यदि आपको डायरेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। अब एक्चुअल में ये अपर केस है और अपर केस को इसकी सहायता से जो बोला जाता है यहाँ पर, वो बोला जाता है ऑल कैप्स। क्या बोलेंगे, ऑल कैप्स में जाने के लिए। ध्यान दे लें, बहुत ही काम की चीज़ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो ये जनरली इफेक्ट होता है, एक आगे आएगा आपको, जो होता है ऑल कैप्स। और वो किसके समान होता है,
अपर केस के समान होता है। तो इस शॉर्ट की सहायता से भी हम अपर केस लेटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में जाने थे। अब आगे बढ़ते हैं उन इफेक्टों के बारे में जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और जो एमएस वर्ड का बहुत ही खास क्वेश्चनों की एक श्रृंखला हो सकती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए फॉन्ट इफेक्ट क्या है आपके, फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट में आप देखें सबसे पहले है जैसे स्ट्राइक थ्रू, ऐसा एक पूरा का पूरा बॉक्स मिलेगा आपको, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये है स्ट्राइक थ्रू, ये है डबल स्ट्राइक थ्रू। अब ये कब काम करेंगे, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और इस चेक बॉक्स पर यदि क्लिक कर दोगे तो ये इफेक्ट उस टेक्स्ट के ऊपर डल जाएगा। ऐसे ही ये है डबल स्ट्राइक थ्रू, ये है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बोस, इंग्रेव, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। यानी कि ये कुल मिला के हमारे जो 8 से 11 जो इफेक्ट हैं ये फॉन्ट के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं उनके बारे में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए स्ट्राइक थ्रू। यदि हम स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो स्ट्राइक थ्रू होता है दोस्तों टेक्स्ट को बीचों बीच में से कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस टेक्स्ट को बीचों बीच से एक लाइन से ऐसे आपने काट दिया, ये पूरा एक लाइन से आपने क्या कर दिया, ऐसे काट दिया, तो ये कहलाएगा, एक लाइन से काट रहे हैं तो कहलाता है ये स्ट्राइक थ्रू। और इसी को यदि आपने 2 लाइनों से कट कर दिया, कितनी लाइनों से, 2 लाइनों से, ध्यान देना 2 लाइनों से काटेंगे हम। देखो 1 और ये 2, तो किसी भी टेक्स्ट को बीचों बीच से 2 लाइनों से यदि काट दिया तो उसे हम बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू। सिंगल लाइन से बीच से काटना स्ट्राइक थ्रू, डबल लाइन से काटना डबल स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट और एक है क्या, सब स्क्रिप्ट। तो दोनों को देखें। सुपर स्क्रिप्ट होता है हमारा, जैसे आप मैथ में पावर में कोई वैल्यू लिखते हो, यदि x² प्लस y², तो ये जो 2 पर इफेक्ट डला हुआ है ये इफेक्ट आपका कौन सा है दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट। कौन सा है, सुपर स्क्रिप्ट। यानी कि जो टेक्स्ट को हम ऊपर की ओर लेके गए हैं घात वाली जगह पर, पावर वाली जगह पर, तो वो किसकी सहायता से लेके जाते हैं, हम सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से लेके जाते हैं। हो सकता है आप ऐसे ले जाएं a + v का होल स्क्वायर, तो किसी भी तरीके से आप ये पावर के स्थान पर जो लेके जा रहे हो ये ही हमारा कौन सा इफेक्ट है, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट है। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है दोस्तों वो होती है Ctrl + Shift + =। और आपने देखा होगा कीबोर्ड में यदि हम Shift + = को प्रेस करते हैं तो सिंबल आता है प्लस का। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, Ctrl ++, यानी सिंपली ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस तो है ही, शिफ्ट += को जब प्रेस करते हैं तो सिंबल किसका आता है, प्लस का। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस और इसके स्थान पर प्लस। तो शॉर्ट की ये भी बन सकती है कंट्रोल ++। दोनों का मतलब एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसमें यहाँ प्लस जो लिखा था हमने उस प्लस को किससे दर्शा देते हैं, उस प्लस को दर्शा देते हैं शिफ्ट += से। तो ये भी प्लस ही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला तरीका। तो दोनों बात एक ही है। तो पावर वाले इफेक्ट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। दूसरा है आपके पास सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट की देखो Ctrl +=। डायरेक्ट हम प्रेस करते हैं तो आपको == ही मिलता है, और शिफ्ट के साथ करते हैं तो प्लस मिलता है। तो यही अंतर है, शिफ्ट के साथ अलग हो गया और डायरेक्ट अलग हो गया। तो कंट्रोल प्लस डायरेक्ट = है तो इफेक्ट होता है सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे देखिए आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है H2O, तो ये 2 वाला जो इफेक्ट है यही आपका क्या है, सब स्क्रिप्ट है। और भी लिख सकते हो H2SO4, तो यहाँ पर 2 पर और जो 4 पर इफेक्ट आया है वो आपका सब स्क्रिप्ट है। आप मैथ में भी लिखते हो X1 X2 इस तरीके से X3, तो ये बेस में वैल्यू कहाँ लेके आ रहे हैं, इन वैल्यूज को बेस में। तो आधार पर जो हम वैल्यू लेकर के आ रहे हैं वो ही इफेक्ट आपका क्या कहला रहा है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट कहलाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, घात पर लेके जा रहे हैं यानी ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो सुपर, नीचे की ओर लेके जा रहे हैं तो सब स्क्रिप्ट।
ये आपको ध्यान रखना है, दोनों की आपको शॉर्ट की भी याद रखनी है। नेक्स्ट इफेक्ट देखें, शैडो। नेक्स्ट क्या है, शैडो। तो देखिए इसमें यदि आप गौर से देख रहे होंगे इस टेक्स्ट में, यानी शैडो यानी होता है परछाई। शैडो का मतलब क्या है, परछाई यानी छाया। तो हमारी जो छाया हमें दिखाई देती है, ऐसे ही टेक्स्ट की यदि आपको परछाई दिखानी है तो ऐसा कोई इफेक्ट है तो उसका नाम है शैडो। देखो इस सी की परछाई इसके नीचे हल्की सी आपको दिखाई दे रही हो, ओ के नीचे दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इनकी क्या, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में टेक्स्ट की परछाई यानी टेक्स्ट की शैडो आपको दिखाई दे, तो ऐसा इफेक्ट आपका क्या कहलाएगा, शैडो इफेक्ट कहलाएगा। कुछ नहीं है, टेक्स्ट के साथ उसकी शैडो को शो करना है, उसकी परछाई को शो करना है, तो वही इफेक्ट शैडो इफेक्ट है। नेक्स्ट है आउटलाइन इफेक्ट। आउटलाइन इफेक्ट में देखो इसी टेक्स्ट को हमने कैसे लिख दिया, इसके बिल्कुल बॉर्डरों की तरह, ऐसे भी आपने लिखा होगा, अंदर यानी फिल नहीं होता है टेक्स्ट, सिर्फ जो ऊपर बॉर्डर वाली जो लाइन है उसके अंतर्गत इस टेक्स्ट को लिखा गया है। तो ऐसा जो इफेक्ट यदि आपको दिखाई दे तो वो कहलाता है आउटलाइन इफेक्ट। ध्यान दे लेना, इस वाले में तो हमें परछाई दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल नीचे नीचे देखोगे तो यानी टेक्स्ट की परछाई शो करवानी है तो शैडो, और यदि टेक्स्ट को बॉर्डर वाली लाइन में लिखना है, आउटलाइन में लिखना है, तो वो आउटलाइन इफेक्ट होता है दोस्तों। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इफेक्ट पर, एम्बोस। ये देखिए एम्बोस, यदि हम एम्बोस की बात करें तो एम्बोस का मतलब होता है ऊपर की ओर उभरा हुआ। कैसा, उभरा हुआ। और यदि इंग्रेव की बात करें तो ये होता है दबा हुआ, नीचे की ओर। ध्यान रखना, उभरा हुआ तो कैसे होगा, ऊपर की ओर, और दबा हुआ होगा तो ये कैसे होगा, नीचे की ओर। यानी कि आपने आपके बैनर, आपके टेक्स्ट के जो डिजाइन बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, उनमें कोई ऐसा इफेक्ट जिससे जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा ऊपर की ओर उभर के आए। जैसे देखिए ये वाला, यदि आप इस बुलेट पर जाओगे तो इस बुलेट पर आप गौर से देखोगे तो ऐसे है कि थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, और इसीलिए ये नीचे क्या आ गया, इसकी हल्की सी परछाई सी आ गई है। तो यानी टेक्स्ट को ऊपर की ओर उभार देते हुए हमें दिखाना है किसी भी बैनर पर, किसी पोस्टर पर, किसी पंपलेट पर, तो आप कौन सा इफेक्ट प्रेस करोगे, एम्बोस। यहाँ से ये रहा एम्बोस, और इस पर आप राइट क्लिक मार दो। और यदि मान लीजिए आपको नीचे की ओर, जैसे ये ऊपर की ओर उठ रहा है, इसी को यदि आप नीचे की ओर दबाना चाहते हो तो आप कौन सा इफेक्ट डालोगे, इंग्रेव। यानी दोनों एक साथ हम नहीं लगा सकते, ध्यान रहे, या तो एक बार में एम्बोस ही शो कर सकते हैं या एक बार में इंग्रेव भी। ऐसा नहीं कि आप एक ही टेक्स्ट में एम्बोस भी दिखाओ और इंग्रेव भी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो हम टेक्स्ट को ऊपर की ओर उभरा हुआ दिखा सकते हैं या टेक्स्ट को नीचे की ओर दबा हुआ दिखा सकते हैं। तो उभरा हुआ इफेक्ट कहलाता है एम्बोस, और नीचे की ओर दबा हुआ इफेक्ट कहलाता है आपका इंग्रेव। दूसरा आता है स्मॉल कैप्स। क्या है, स्मॉल कैप्स, और एक है ऑल कैप्स। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कैप्स लॉक, एक हमारे की होती है कैप्स लॉक। कौन सी, कैप्स लॉक कीबोर्ड में, और जो काम करती है सिंपली अपर केस में जाने के लिए। किसमें, अपर केस में। यानी जैसे ही हम इस की को प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो कीबोर्ड है अपर केस में, यानी सारे कैरेक्टर उससे कैपिटल आने लग जाते हैं। ये हमारा होता है कैप्स लॉक का काम। तो यहाँ पर जो ये दोनों फंक्शन है इसी आधार पर काम करते हैं, इस कैप्स लॉक की के आधार पर। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है कैप्स, कैप्स यानी चाहे आप इसको सेलेक्ट करो चाहे इसको सेलेक्ट करो, होगा दोनों में से एक टाइम में एक ही। ये रहे दोनों इफेक्ट, देखिए ये रहा स्मॉल और ये रहा ऑल कैप्स। तो दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखें। मान लीजिए मैं एक शब्द ले लेता हूँ कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर का सी बड़ा, ओ बड़ा, एम भी बड़ा, पी भी बड़ा, यू भी बड़ा, टी बड़ा, ई बड़ा और आर बड़ा। और इसके लिए लेता हूँ तो देखो सी भी बड़ा, ओ भी बड़ा, एम भी बड़ा, पी भी बड़ा, यू, टी, ई और आर। लेकिन यदि आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिले तो देखो कैपिटल तो दोनों में सभी कैरेक्टर हैं, लेकिन इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर की साइज है वो बड़ी है, ये देखो, और बाकी की साइज एक समान है। यानी कि स्मॉल कैप इफेक्ट के अंतर्गत जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी साइज बड़ी होगी। कैपिटल तो सभी होंगे लेकिन फर्स्ट की साइज बड़ी होगी, बाकी की साइज एक समान होगी। और ऑल कैप्स इफेक्ट में, ऑल कैप्स इफेक्ट में सभी कैपिटल भी होंगे,
साथ ही साथ सबकी जो साइज है दोस्तों वो भी क्या होगी, एक समान होगी। सबकी साइज एक समान है किसमें, ऑल कैप्स में, और सबकी साइज एक समान नहीं है किसमें, स्मॉल कैप्स में, क्योंकि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर की साइज बड़ी है और बाकी की साइज क्या है, छोटी है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और दोनों के लिए जो शॉर्ट की मैंने लिखाई थी अपर केस वाली, वो एक्चुअल में इसके लिए होती है, लेकिन होते सब एक समान और कैपिटल है, इसलिए हम इसको अपर केस के बराबर भी तोल सकते हैं। और वो शॉर्ट की थी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। और यदि इसके लिए आप करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ध्यान दें, स्मॉल कैप्स के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, हाँ, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो ये आपको ध्यान रखनी है दोनों की, दोनों शॉर्ट की। और इसको हम बोल सकते हैं अपर केस के बराबर। इसको किसके बराबर बोल सकते हैं, अपर केस, क्योंकि सभी कैरेक्टर कैपिटल हो रहे हैं और एक समान हो रहे हैं। इसको हम लोअर में भी नहीं बोल सकते और अपर में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कैपिटल तो हो रहे हैं लेकिन एक कैरेक्टर की साइज बड़ी है और छोटी है, तो इसलिए हम इसकी को लोअर में नहीं ले जा सकते, इसको अपर के लिए बोल सकते हैं। लास्ट आता है हिडन। तो हिडन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, यदि टेक्स्ट को छिपाना है, तो टेक्स्ट को हाइड करना है तो आप किसका यूज करोगे, हिडन इफेक्ट का यूज करोगे। तो इस तरीके से ये हमारे फॉन्ट इफेक्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, और इनसे बाहर आपको कोई फॉन्ट इफेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि यही है सारे। आपको यदि वर्ड की आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो उसके अंतर्गत ये सारे दिखाई देंगे। अब पूछा जो जाता है जनरली यहाँ से क्वेश्चन, वो पूछा जाता है निम्न में से कौन से इफेक्ट को हम टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान देना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ये फॉन्ट इफेक्ट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पूछ रहा है टेक्स्ट पर कौन सा इफेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, हिडन एक ऐसा इफेक्ट है जिसे अप्लाई नहीं कर सकते। हिडन का काम है सिर्फ छिपाने का, ये लागू नहीं हो रहा है, ये उस टेक्स्ट को क्या कर रहा है, गायब कर रहा है, हाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ टेक्स्ट को छिपाने में उपयोग ले सकते हैं, लेकिन वैसे कोई प्रभावी इफेक्ट दिखाने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। और आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट इफेक्ट के बाद आता है हमारे पास में कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी कि यदि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपने ओपन किया होगा, ध्यान रहे जब जब मैं शब्द बोल रहा हूँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो आपके दिमाग में एक शॉर्ट की भी आनी चाहिए, कंट्रोल प्लस डी। और जब आप कंट्रोल डी से एक जो विंडो ओपन होती है, उसी विंडो को हम बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और उसमें हमारे पास में दो टैब आती हैं। ये तो रहा हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, देखिए ये है फॉन्ट, और इस फॉन्ट में हमारे पास दो टैब हैं, एक फॉन्ट और एक कैरेक्टर स्पेसिंग। तो अब तक हमने जितने फंक्शन, चाहे वो हमने फॉन्ट की स्टाइल पढ़ी है, चाहे फॉन्ट के इफेक्ट पढ़े हैं, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब किसका हिस्सा था, फॉन्ट का हिस्सा था दोस्तों। अब हम जो पढ़ रहे हैं दूसरी टैब है इसी की, और वो होती है क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग में देखिए आपके सामने सबसे फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है, स्केल। और स्केल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आपको दिखा रहा है कितना, 100%। अब दिमाग में आता है सर स्केल क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है स्केलिंग क्या काम आती है। तो मैं कह सकता हूँ स्केलिंग को आप एक तरह से, जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग से हम स्क्रैच करते हैं और वापस छोड़ते हैं। तो यदि हम फॉन्ट की साइज को, किसको, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज किए बिना या डिक्रीज किए बिना, यानी फॉन्ट की साइज को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, और तब भी हम फॉन्ट को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहें या उसको थोड़ा छोटा, यानी हम रबड़ की तरह उसे कंप्रेस करना चाहें या फिर उसे छोटा करना चाहें, तो हम किसका यूज करते हैं, स्केलिंग का यूज करते हैं। अब स्केलिंग जो होती है दोस्तों, मिनिमम जो होती है, यहाँ पर ध्यान दे लेना, मिनिमम भी पूछेगा आपसे तो ये 33% मिनिमम तक अलाउ है, और मैक्सिमम यदि आपसे पूछे तो ये 200% तक है। कितना, 200% तक। ध्यान दे लें, 33% मिनिमम और मैक्सिमम 200%। 33 यहाँ से हमें वैल्यू दी होती है, आप बाकी टाइप करना चाहो तो टाइप 1 से लेके 200 तक आप कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, यानी 1 to 200। बाकी हमारे पास सेलेक्टेड वैल्यू जो होंगी, जैसे 100 है, 100 के नीचे 66 भी मिलेगी, 66 के बाद 33 भी मिलेगा, और उसके बाद आप मैन्युअली टाइप करके 1% तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी, तो जनरल ये वैल्यू पूछी जाती है, 33% और 200% मिनिमम मैक्सिमम में, और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है, 100%, 100%।
डिफ़ॉल्ट रूप से जो स्केलिंग हमें प्राप्त होती है वो 100% होती है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिंग। क्या है? स्पेसिंग। तो देखिए स्पेसिंग में ये रहा स्पेसिंग वाला फीचर। स्पेसिंग में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है स्पेसिंग? नॉर्मल। ध्यान देना, स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हो रखी है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हम जो ये स्पेसिंग है कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच, नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी प्रत्येक कैरेक्टर के बीच। मान लीजिए शब्द लिख दिया मैंने कंप्यूटर, क्या लिख दिया? यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के प्रत्येक शब्द के बीच, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच, शब्द नहीं सॉरी कैरेक्टर के बीच स्पेस बढ़ाना या कम करना कहाँ से पॉसिबल है? इस स्पेसिंग फीचर से, इस वाले फीचर से। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये कितनी है? नॉर्मल। ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? नॉर्मल। अब मुझे मान लीजिए स्पेसिंग को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए इसमें आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड, ध्यान रखना ये किस लिए? कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए। और एक मिलेगा आपको कंडेंस। क्या मिलेगा? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड ये होता है घटाने के लिए। ये हमारी डिफ़ॉल्ट है जो अपने आप आ रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है उसमें हमारे पास 3 फंक्शन है, 3 टाइप की है। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है हमारी नॉर्मल, जो हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। उसके बाद यदि हमें उस स्पेसिंग को बढ़ाना है, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना है, तो हम फंक्शन सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंडेड। और यदि इसी को मुझे कम करना है तो मैं फंक्शन सेलेक्ट करूंगा कंडेंस्ड। क्या करूंगा? कंडेंस्ड। तो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो बढ़ाने के लिए एक्सपेंडेड किया जाता है और घटाने के लिए कंडेंस का उपयोग किया जाता है। ये 2 नाम याद होने ही चाहिए और कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा ही आएगा। खासकर जो बड़ी भर्तियां होती हैं, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, चाहे संगणक हो, चाहे एएस हो, इन भर्तियों में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये हुआ कैरेक्टर स्पेसिंग का फीचर हमारा। दोबारा से देख ले अच्छे से। डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है, बढ़ाने के लिए एक्सपेंडेड है और कम करने के लिए कंडेंस है। नेक्स्ट देखते हैं अगला फीचर इसी का, पोजीशन। क्या है अगला? पोजीशन। अब पोजीशन भी देख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? नॉर्मल है। पोजीशन क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। अब की सर पोजीशन होती क्या है? पोजीशन है टेक्स्ट को अपनी जो मेन लाइन है उससे ऊपर की ओर लेके चले जाना या नीचे की ओर। देखो एक तो फिक्स दायरा था जिसमें हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें फिक्स थी कि घात से ऊपर नहीं ले जा सकते। अब इसमें हमें घात से भी और ऊपर ले जाना है या और नीचे ले जाना है। बिल्कुल मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए हम इस फीचर का उपयोग करते हैं। तो इसमें भी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल है, इससे यदि हमें ऊपर की ओर लेके जाना है तो फीचर आएगा आपका रेज्ड। क्या करना? रेज्ड करना। रेज से हमारा जो टेक्स्ट है कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। और एक है इसी में लोअर्ड। लोअर्ड से हमारा जो फीचर है वो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे की ओर। तो कुल मिला के यदि किसी टेक्स्ट को उसकी मेन पोजीशन से ऊपर उठाना है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? रेज करना। और यदि आपको उसकी मेन पोजीशन से नीचे की ओर लेके जाना है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? लोअर्ड को सेलेक्ट करना है। और ये फीचर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये जो एरो की है इस पर क्लिक करोगे तो ये फीचर आपको सारे दिखाई देंगे। तो डिफ़ॉल्ट वापस नॉर्मल है, ऊपर उठाने के लिए रेज करना, नीचे ले जाने के लिए लोअर्ड करना। ये इस प्रकार की आपकी पोजीशन देखने को मिलेंगी दोस्तों। और लास्ट इसी में जो फीचर आता है हमारे पास वो आता है कर्निंग। क्या है? कर्निंग। कर्निंग होता है फ़ॉन्ट की साइज के अनुसार टेक्स्ट को एक तरह से ऑटो मैच करना, जिससे कि टेक्स्ट ऐसा नहीं दिखे कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रखा हो। तो ऑटो स्पेसिंग के लिए हम बोल सकते हैं हम कर्निंग का उपयोग करते हैं। ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटो कैरेक्टर स्पेसिंग। ऑटो कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए तो ये वेरी करता है किसके साथ साथ? आपकी फ़ॉन्ट की साइज के साथ। किसके साथ? फ़ॉन्ट की साइज के साथ। तो अब हमें पता है कि MS वर्ड में हम मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट की साइज होती है वो कितनी ले सकते हैं? 1638। तो ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे कि जो कर्निंग फॉर फ़ॉन्ट है ये भी अधिकतम कितना लिया जा सकता है? 1638।
डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि हमारा जो फॉन्ट होता है वो कितना है 11 पीटी, तो इसकी भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट कितनी रहेगी 11 पीटी। और जैसे जैसे आप फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज करोगे इसकी साइज़ उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो ध्यान रहे ये ऑटो कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए काम में लिया जाता है, कैरेक्टरों के बीच की स्पेसिंग के लिए। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 कैरेक्टर लेता हूँ के और ई, तो अब मुझे इस दौरान ऐसे लग रहा है कि इस ई को मैंने के अंदर लिख दिया, तो ध्यान रहे कैसा दिखाई दे रहा है, के अंदर क्या लिखा हुआ है ई। तो अब ये जो स्पेसिंग है ऑटोमेटिकली ऐसे सेट करता है 2 कैरेक्टरों के बीच की कि ये आपको ऐसे न दिखाई दे और प्रॉपर ऐसे दिखाई दे के और ई। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच किए हुए हैं। तो इस तरीके की जो स्पेसिंग है उसको टेक्स्ट की साइज के अनुसार, फॉन्ट की साइज के अनुसार जो सेट करता है वो फीचर क्या है, कर्निंग। क्या नाम है उसका, कर्निंग। और ये जितनी फॉन्ट की साइज़ होती है उतना ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और मैक्सिमम जैसे फॉन्ट की साइज़ 1638 है तो इसकी भी मैक्सिमम साइज़ क्या होगी 1638 ही होगी दोस्तों। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्निंग की अधिकतम साइज़। अब लोगों को कर्निंग पता नहीं होता, फॉन्ट की साइज़ पता होता है, तो फॉन्ट की साइज़ जितनी है उतनी इसकी होती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंप्लीट होता है। यानी कि अभी तक हमने 2 ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं होम मेन्यू के अंतर्गत। पहला ग्रुप हमने पढ़ा था क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट फेंटर के बारे में पढ़ा था। दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा है फॉन्ट, जिसमें एक पढ़ा फॉन्ट के अंतर्गत हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल पढ़ी थी, फिर फॉन्ट इफेक्ट पढ़े थे। दूसरी इसी में टैब पढ़ी है हमने कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग में हमने 4 फीचर पढ़े हैं, स्केलिंग, स्पेसिंग, पोजीशन और कर्निंग। तो इस तरीके से ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दोस्तों कंप्लीट होता है। तीसरा जो ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जाते हैं। ये है आपके सामने, देखिए पैराग्राफ ग्रुप। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे और खासकर इंडेंट और अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, 3 तो ऐसी वैल्यू हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होती हैं दोस्तों। तो जल्दी से देखें पैराग्राफ ग्रुप। अगला ग्रुप कौन सा है, पैराग्राफ ग्रुप नंबर 3 है ये हमारा। तो आप जैसे ही पैराग्राफ ग्रुप पर जाओगे तो ये दिखेगा आपको, देखो ऐसा बॉक्स, ये है पूरा का पूरा पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में देखो सबसे पहले जैसे बुलेट्स हैं, फिर आपके पास ये इंडेंटेशन है, फिर ये सॉर्टिंग का है, ये साइड पैराग्राफ मार्क है, ये चारों आपके अलाइनमेंट हैं, ये आपका लाइन स्पेसिंग है, और ये आपका बैकग्राउंड कलर यानी शेडिंग है, और ये आपका बॉर्डर है। यानी ये वो फीचर हैं जो पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं, और यही फीचरों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे समझ में। देख लीजिए, नाम भी आपके सामने सारा लिख दिया है मैंने, बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, सॉर्टिंग, बैकग्राउंड कलर और शेडिंग। और सीधे सीधे क्वेश्चंस, अभी जैसे संगणक की एग्जाम में यहाँ से इस बटन का उपयोग पूछा था, बैकग्राउंड कलर का। सीधा क्वेश्चन इतना ही पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स एरिया में टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो कौन सी मेन्यू से, कौन सी टैब से परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर था सर ये देखो, ये तो रहा बैकग्राउंड कलर। अभी किस मेन्यू का हिस्सा है, होम मेन्यू का, तो आंसर हो गया होम टैब। पैराग्राफ ग्रुप पूछ लेता तो पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। सीधा अलाइनमेंट, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट होता है, कौन सा नहीं होता, लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, डिफ़ॉल्ट कितनी वैल्यू होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस ग्रुप में से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए चर्चा करते हैं एक एक फंक्शन की। सबसे पहले आता है हमारे पास जैसे बुलेट्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बुलेट्स के बारे में। तो देखिए बुलेट्स क्या है, यहाँ पर 2 डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से और अच्छे भी हैं। ये तो है आपके लिए बुलेट्स के लिए, और ये है आपका नंबरिंग के लिए। तो देखिए बुलेट्स में मैंने एक खास पैटर्न फॉलो किया है, और वो पैटर्न है सिंबल का। आपको जब बोला जाता है नोट्स बनाने टाइम या लिखाते टाइम कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो आप पॉइंट में देखो कोई किसी प्रकार का सिंबल यूज करता है, कोई कैसा यूज करता है। काफ़ी लोग यूँ स्टार लगा देते हैं, काफ़ी लोग इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, काफ़ी लोग इस तरीके का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट बनाते समय किसी सिंबल का यूज यदि करते हो तो वो ही आपके क्या कहलाते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न दिए हैं आपको सिंबल्स के जो हमारे सिस्टम में उपलब्ध होते हैं। जैसे ये देखो डॉट है, ये फिल डॉट है, और ये ब्लैंक डॉट है, ये डार्क यानी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 4 डॉट का पैटर्न है, ये एरो का है, ये राइट सिंबल का है। तो ऐसे यानी आपने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के किसी ना किसी सिंबल का उपयोग किया है। एक ही ध्यान रख लेना
कि पॉइंट बनाते समय यदि हमने किसी भी प्रकार के सिंबल का यूज कर लिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, बुलेट्स कहलाएगा। और यदि सिंबल के स्थान पर अब मैं आपको बोलूं पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, और वहाँ पर आप किसी सिंबल का उपयोग न करके किसी सीक्वेंस का यूज करते हो, सीक्वेंस में जैसे आप लिखते हो 1 2 3, चाहे ऐसे पैटर्न में 1 2 3, रोमन में 1 2 3, सीक्वेंस में ABC 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 1 2 3, यानी कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ हम क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। किसको? सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो। जरूरी नहीं कि सर ये इंग्लिश में या मैथ में ही हो सकता है आप हिंदी में फॉलो कर रहे हो, कै खे गे, हो सकता है आप ए आ ई कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन ध्यान रहे एक पूरा सीक्वेंस यदि आप फॉलो कर रहे हो तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? नंबरिंग। क्या कहलाता है? नंबरिंग। ध्यान रखना, सिंबल का यूज है तो बुलेट्स, और कोई सीक्वेंस है किसी भी पैटर्न का तो वो है नंबरिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और यही दोनों फंक्शन थे हमारे स्टार्टिंग के पैराग्राफ ग्रुप के। तीसरा आता है दोस्तों इसके बाद आपका मल्टी लेवल, यानी पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाना। यहीं पर देख ले एक बार, ये तो था सिंगल सिंगल पॉइंट, अब आपको बोला जाता है पॉइंट के अंदर पॉइंट लेवल बढ़ाने के लिए, कि पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कुछ भी लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं इस पहले का भी पहला, ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट, अब इसका भी पहला पॉइंट तो आप लिखते हो 1.1, पहले का दूसरा तो आप लिखते हो 1.2, फिर लिखता हूं मैं दूसरा पॉइंट, फिर कुछ लिख दिया, फिर दूसरे में बोलता हूं 2.1, 2.2, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ आपने, ये तो एक सिंगल लेवल था, इस लेवल के अंदर भी एक और लेवल, यानी पॉइंट के अंदर क्या कर दिया, एक और पॉइंट, पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट। और भी चाहो तो आप जा सकते हो, इसके अंदर भी मैं आपको बोल दूं इसका पहला तो आप लिखोगे 2.2.1, इसी का दूसरा 2.2.2, इस तरीके से। तो ये होता है मल्टी लेवल नंबरिंग। क्या कहलाती है ये? मल्टी लेवल नंबरिंग, यानी 1 लेवल, 2 लेवल और ये वाला 3 लेवल। तो इसे क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल नंबरिंग दोस्तों, ध्यान रहे। अब इसमें यदि हमने नंबर यूज किए हैं तो नंबरिंग, और इसी में यदि हमने सिंबल यूज कर लिया है, इन पॉइंटों की जगह मान लीजिए मैं सिंबल यूज कर लेता है, ऐसे पहला, पहले का पहला, दूसरा, दूसरा, दूसरे का पहला, इस तरीके के, और सिंबलों का इस्तेमाल कर लिया तो ये कहलाता मल्टी लेवल बुलेट्स। ध्यान रखना, यदि मैंने एक मल्टीपल लेवल्स में भी सिंबल का इस्तेमाल किया है तो वो कहलाएगा मल्टी लेवल बुलेट्स, और इसी में यदि मैंने नंबरिंग का इस्तेमाल किया है तो वो कहलाएगा मल्टी लेवल नंबरिंग। यानी मल्टी लेवल में दोनों हो सकते हैं, बुलेट्स भी हो सकते हैं और नंबरिंग भी हो सकते हैं, बस तरीका वही है, सिंबल है तब तो बुलेट्स और नंबर है तो नंबरिंग। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। तो 3 ही बटन थे हमारे पैराग्राफ में, जो ये थे बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल नंबरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन की यदि हम बात करें तो टोटल हमारे अलग अलग इंडेंटेशन है, यहाँ पर कैसे होते हैं उनको भी हमें समझना है। देखिए टोटल देखें 4 प्रकार का इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन के कितने टाइप हैं? 4 टाइप। ये आपका डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको मिल जाएगा इंडेंटेशन। तो ये तो है लेफ्ट, राइट, और एक होते हैं स्पेशल में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। कितने प्रकार हैं? 4। तो देखिए आपको पता होगा, या तो आपने रोलर पर देखा होगा, ये चारों के चारों बटन और दिखाई देते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आपका क्या है, मान लीजिए रोलर, क्या है? रोलर है। स्केल सभी को पता है, हमने अभी विंडो में भी चर्चा की थी, तब भी बताया था। ऐसा जो स्केल बना हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोलर। और इस रोलर पर भी आपको बीचों बीच में 4 बटन दिखाई देंगे। उन बटनों को मैं नीचे बना देता हूं, वो बीचों बीच में दिखाई देंगे। यहां पर बता रहा हूं आपको, देखिए तीन तो ये हैं और एक अलग से होता है इधर
4। यानी कि ये जो स्केल आप देखोगे तो इस स्केल पर आपको इस पैटर्न में 4 बटन और दिखाई देंगे, और ये 4 जो बटन है इनमें जो ऊपर वाला बटन है वो तो है दोस्तों फर्स्ट लाइन का, और इसके जो नीचे वाला बटन है ये वाला, ये है आपका हैंगिंग का, और सबसे नीचे वाला जो बटन है दोस्तों ये है आपका लेफ्ट का, और इधर जो बटन है दोस्तों ये है आपका राइट का। यानी कि 2 क्वेश्चन बन गया कि जो इंडेंट है पैराग्राफ का, उस इंडेंट को हम पैराग्राफ ग्रुप के अलावा और कहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि उसे हम रूलर की सहायता से भी चेंजेज कर सकते हैं। तो इंडेंट को 2 जगह से बदला जा सकता है, एक तो पैराग्राफ ग्रुप यानी इस वाले डायलॉग बॉक्स से, और दूसरा ये रूलर यानी इसे स्केल से भी आप इसे परिवर्तित कर सकते हो। तो उस पर आप जब स्केल देखोगे, ये रूलर आप देखोगे तो इस पर आपको ऐसे 4 बटन दिखाई देंगे। तो समझ जाना जो तीनों बटनों का ये तीनों ग्रुप एज इट इज़ आपको एक साथ दिखाई देगा, एज इट इज़। तो सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो तो है फर्स्ट लाइन इंडेंट का, नीचे वाला जो बटन है ये है हैंगिंग इंडेंट का, और सबसे नीचे वाला इंडेंट है वो है लेफ्ट इंडेंट का, और जो अलग से ही है एक ये है आपका राइट इंडेंट का। तो पहले तो ये समझ लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं कि इंडेंट एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों इंडेंट कुछ नहीं, इंडेंट स्पेस देने का ही एक तरीका है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, सर या वो महोदय के बाद में जो लाइन लिखते हो उसमें कुछ स्पेस देके उस लाइन को लिखते हो, और बाकी की लाइनों को आप पीछे से लिखते हो। यानी कि ऐसे देखिए, पहली लाइन पूरी लिखी और बाकी की लाइनों को हम पीछे से लिखते हैं। ये देखिए ये वाला, यानी अब इसमें हमने क्या किया है कि पहली लाइन में कुछ स्पेस दिया है, पहली लाइन में क्या दिया है, कुछ स्पेस दिया है। तो फर्स्ट लाइन में स्पेस देना और बाकी की लाइनों को शुरुआत से ही लिखना, तो वो कहलाता है दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और जनरली आप ये स्पेस देने के लिए दोस्तों मुझे पता है कि आप टैब की का इस्तेमाल करते हो। किसका, टैब की का इस्तेमाल करते हो। और टैब की के लिए कहा भी जाता है कि एक साथ 0.5 यानी कि 5 स्पेस के बराबर स्पेसिंग देने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम जो टैब की का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए कर रहे हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, 5 स्पेस के बराबर या 0.5 इंचेस स्पेस दिया जाता है टैब की के द्वारा। तो टैब की से जो हमने फर्स्ट लाइन में स्पेस दिया वही हमारा क्या कहलाया, फर्स्ट लाइन इंडेंट। दूसरा होता है दोस्तों हैंगिंग। हैंगिंग आपने गाँवों में या काफ़ी बार खातेदारी वाले काम करते हुए देखा होगा। तो उसमें पहली लाइन को तो शुरू से लिखते हैं और बाकी की लाइनों को आधे पेज में ही लिखते हैं। जैसे देखिए ये पहली लाइन है, उसके बाद की जो लाइन है उनको मैंने इतने में ही लिख दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर यदि हम पैटर्न को गौर करें तो देखते हैं कि पहली लाइन को तो शुरुआत से लिखा है और बाकी की सभी लाइनों में हल्का सा स्पेस दिया है। यानी पहली लाइन को छोड़कर पैराग्राफ की सभी लाइनों में स्पेस देना बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन को छोड़ करके अन्य सभी लाइंस में हमने क्या दिया है, स्पेस दिया है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, हैंगिंग इफेक्ट कहलाता है, हैंगिंग इंडेंट कहलाता है दोस्तों। और इस हैंगिंग इंडेंट के लिए हम जो शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं Ctrl+T, Ctrl+T, ध्यान दे लेना, Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब शॉर्ट की भी बढ़ती जा रही है, देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए होगी है टैब की, हैंगिंग इंडेंट के लिए होगी है Ctrl+T। फर्स्ट लाइन में हम सिर्फ पहली लाइन में स्पेस दे रहे हैं, हैंगिंग इंडेंट में पहली को छोड़कर अन्य सभी में दे रहे हैं। लेफ्ट इंडेंट की यदि हम बात करें तो लेफ्ट इंडेंट में दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ की सभी लाइनों में यदि हम लेफ्ट साइड से स्पेस दे दें, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अब ध्यान रखना, हमने ना पहली को छोड़ा है ना लास्ट को छोड़ा है, सभी लाइनों में लेफ्ट साइड से यदि स्पेस दिया तो वो आपका क्या कहलाया, लेफ्ट इंडेंट। क्या कहलाया दोस्तों, लेफ्ट इंडेंट। और इसके लिए हम शॉर्ट की जो इस्तेमाल करते हैं वो होती है Ctrl+M। शॉर्ट की के द्वारा यदि हम देंगे तो वो क्या होती है, Ctrl+M होती है दोस्तों। नेक्स्ट राइट इंडेंट, तो वही सेम तरीका, यदि किसी पैराग्राफ में हम कोई भी लाइन को छोड़े बिना राइट साइड से सभी लाइनों में स्पेस दे दें। अब कहाँ से दे रहे हैं,
राइट साइड से स्पेसिंग दे रहे हैं, और राइट साइड से सभी लाइनों में स्पेस देना ही क्या कहलाता है, राइट इंडेंट कहलाता है दोस्तों। ये हुआ आपका राइट इंडेंट। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है वो है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, यानी शिफ्ट के साथ एम को यूज कर लिया यहाँ पर हमने। तो ध्यान रहे 4 प्रकार का इंडेंट है। एक जिसमें सिर्फ पहली लाइन में स्पेस दिया जा रहा है तो वो तो है फर्स्ट लाइन इंडेंट। दूसरा जिसमें पहली को छोड़कर सभी लाइनों में स्पेस दिया जा रहा है वो है आपका हैंगिंग इंडेंट। एक वो है जिसमें पैराग्राफ की सभी लाइनों में लेफ्ट साइड से स्पेस दिया जा रहा है, वो है लेफ्ट इंडेंट। एक है जिसमें पैराग्राफ के राइट साइड से सभी लाइनों में स्पेस दिया जा रहा है, वो है आपका राइट इंडेंट। और सबके लिए शॉर्ट की है। फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए जैसे टैब की, हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी, लेफ्ट इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस एम, राइट इंडेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। और मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले हमें इंडेंट को रिमूव करना है, चारों इंडेंटों में से किसी भी इंडेंट को यदि क्या करना हो, रिमूव करना हो यानी हटाना हो, तो रिमूव करने के लिए जो शॉर्ट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल प्लस क्यू। ध्यान रहे इंडेंट को रिमूव करने के लिए उपयोग में ली गई शॉर्ट की, और वो क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू होती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये होता है हमारा क्या, इंडेंटेशन कंप्लीट। 4 के अलावा और कोई 5वां 6वां इंडेंटेशन होता ही नहीं है। इन्हीं में से जो आएगा नाम आ जाएगा, शॉर्ट की आ जाएगी, और श्योर है आएगी आएगी, ये भी ध्यान दे लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अलाइनमेंट। नेक्स्ट फंक्शन हमारा पैराग्राफ का अलाइनमेंट। तो जैसे हमारे पास में 4 इंडेंट थे वैसे ही 4 क्या है, अलाइनमेंट है। लेकिन इंडेंट तो था हमारा, ध्यान दें, स्पेसिंग से रिलेटेड। इंडेंट किससे रिलेटेड था, स्पेसिंग से, यानी कहीं पहली लाइन में स्पेस, कहीं सभी लाइनों में स्पेस, इस तरीके। ये कोई स्पेसिंग के लिए नहीं होता, ये पैराग्राफों की लाइनों को अरेंज करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स में हम कहाँ से लिखने की शुरुआत करें उसके लिए होता है, और वो है हमारा अलाइनमेंट। यानी पेज में आपको लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है, राइट साइड से लिखना शुरू करना है, बीच से शुरू करना है, तो वो होता है आपका अलाइनमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये आपके अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स हो गया है। ये आपके चारों नाम हैं अलाइनमेंट में, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। सीधा सा क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा तो आपसे वो पूछा जाता है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। तो यदि हम डिफ़ॉल्ट की बात करें यहाँ पर, तो डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है दोस्तों ये होता है लेफ्ट। डिफ़ॉल्ट कौन सा मिलेगा आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट मिलेगा। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है हमेशा हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है दोस्तों, लेफ्ट। उसके बाद राइट में आप चेंज करो, सेंटर में करो, जस्टिफाई में करो। कैसे होते हैं वो देखिए। मान लीजिए मैं लेफ्ट के लिए बना देता हूँ ये, हाँ जी, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड में तो सभी लाइनें एक समान हैं, और राइट साइड में क्या है, लाइनें आगे पीछे हैं। यानी कि लेफ्ट साइड में सभी लाइनें क्या हैं, एक समान है, राइट में आगे पीछे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या पड़ गया, लेफ्ट अलाइनमेंट। और इसी के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। और यदि हम बात करें राइट अलाइनमेंट की, तो देखिए राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, ये देखिए, इसमें राइट साइड में सभी लाइनें एक समान है, राइट साइड में सभी लाइनें क्या हैं, एक समान है, और लेफ्ट में क्या है दोस्तों, आगे पीछे। तो हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा राइट अलाइनमेंट। और इसके लिए जो शॉर्ट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। लेफ्ट में लाइनें समान तो लेफ्ट, राइट में लाइनें समान तो राइट। शॉर्ट की में भी एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। सेंटर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो सेंटर में देखिए, सेंटर में मैं कहता हूं ना तो लेफ्ट में समान ना ही आपकी राइट में समान, ये लो, दोनों में आगे पीछे है। यानी कि लेफ्ट में भी आगे पीछे, राइट में भी आगे पीछे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटर अलाइनमेंट। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जल्दबाजी में कंट्रोल सी
सी होती है कॉपी के लिए और C4 सेंटर कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ई, इसके लिए शॉर्ट किया दोस्तों। फिर आता है आपका जस्टिफाई। तो जस्टिफाई की यदि हम बात करें तो जस्टिफाई देखिए, ना तो लेफ्ट में है ना राइट में, यानी कि दोनों तरफ लाइनें क्या हैं, दोनों तरफ एक समान है, लेफ्ट में भी समान और राइट में भी समान, कहीं भी आगे पीछे नहीं है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जस्टिफाई। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जस्टिफाई। तो ये तो आपको याद करने का तरीका हो गया इनको। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेफ्ट अलाइनमेंट में जो हम डॉक्यूमेंट्स में यानी किसी भी पेज में लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखना शुरू होता है, राइट साइड की यदि हम बात करें तो राइट साइड से लिखना शुरू होता है, सेंटर की बात करें तो सेंटर में से लिखना शुरू होता है। यानी पेज के लेफ्ट साइड से लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट साइड से लिखना है तो राइट अलाइनमेंट, बीचों बीच से लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट। और जस्टिफाई में भी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही लिखना चालू होता है। बस अंतर यह है कि अरेंज हो जाती है हमारी लाइनें, दोनों तरफ एक समान हमें दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के हमारे पास में अलाइनमेंट होते हैं। चारों के आपको नाम ध्यान रखने हैं, चारों के लिए आपको शॉर्ट की याद रखनी है और सब कुछ क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हमारे पास में लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में भी एक क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा ये 3 ही खास हैं, इंडेंट हुआ, अलाइनमेंट हुआ और एक लाइन स्पेसिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है लाइन स्पेसिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है आपकी 1.15। ध्यान दे लेना, 1.15 डायरेक्ट पूछी जाती है डिफ़ॉल्ट। 2 लाइनों के बीच का स्पेस है, 2 लाइनों के बीच का स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 1.15। अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों 132, ये भी पूछ ले। मैक्सिमम कितना हो सकता है 132 इंचेस, ये याद रखना है। इसके अलावा 5 वैल्यू नाम में होती हैं इस तरीके से, ये रही देखिए, सिंगल है, डबल है, एक वैल्यू है 1.5 एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। यानी कि देखिए सिंगल का मतलब तो हो गया जो लाइन स्पेसिंग है वो हो जाएगा 1, डबल का मतलब हो गया लाइन स्पेसिंग है वो हो जाएगा 2, मल्टीपल का मतलब है कोई भी वैल्यू, मल्टीपल का मतलब है कोई भी वैल्यू, चाहे वो 1.2 है, चाहे 2.5 है, चाहे 3 है, चाहे कुछ भी है। यानी कोई भी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू हमारी किस में होगी, मल्टीपल में होगी दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एटलीस्ट। एटलीस्ट यानी कम से कम, और ये डिफ़ॉल्ट रूप से होती है दोस्तों 12 पीटी। कितनी होती है 12 पीटी। एग्जैक्टली फिक्स है, ये भी कितनी है डिफ़ॉल्ट 12 पीटी। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू में चेंज कर सकते हो, ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई है ये डिफ़ॉल्ट रूप से होती है दोस्तों, ध्यान दे लेना। 5 प्रकार की लाइन स्पेसिंग है, सिंगल, डबल, मल्टीपल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली। 1 वैल्यू है सिंगल में आएगी, 2 वैल्यू है डबल में आएगी, और कोई भी वैल्यू है वो मल्टीपल में आएगी। वैल्यू कोई भी हो सकती है इन 2 के अलावा। एटलीस्ट 12 पीटी है, एग्जैक्टली 12 पीटी है, और इनको भी हम कम और ज़्यादा सेट कर सकते हैं। 12 से आप चाहे 15 करें, 20 करें, कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इससे रिलेटेड शॉर्ट की का। तो देखिए सिंगल के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल+1। क्या होती है कंट्रोल+1। डबल के लिए होती है दोस्तों कंट्रोल+2, कंट्रोल+2 सिंगल के लिए, ये डबल के लिए। और एक शॉर्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल+5, कंट्रोल+5 ये होती है हमारी 1.5 के लिए, फिक्स है ये 1.5, जो अलग से वैल्यू दी जाती है यहाँ पर 1.5। तो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्ट की कंट्रोल+5, सिंगल के लिए यानी 1 के लिए कंट्रोल+1, डबल के लिए यानी कंट्रोल+2। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग भी कंप्लीट। ध्यान रहे, ये रही आपके लाइन स्पेसिंग। दूसरा एक आती है पैराग्राफ की स्पेसिंग, यहाँ पर पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले की होती है 0, हम आगे और चर्चा कर लेंगे कि पैराग्राफ के पहले की स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट रूप से 0 है, और बाद की स्पेसिंग कितनी है 10 पीटी। और आने वाले वर्जनों में इस 10 पीटी को भी कम कर दिया और ये कर दिया 8 पीटी। ये 8 पीटी किया है लेटेस्ट वर्जन में दोस्तों, लेटेस्ट वर्जन, यानी मैं कह सकता हूँ 13 और 16 के बाद में इसको कितना कर दिया 8 पीटी कर दिया। पहले ये कितना है
10 पीटी है। जैसे ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है ये 2010 का है, MS ऑफिस 2010 वर्जन में, तो उस तक तो ये कितनी है 10 पीटी है, और उसके बाद इसे कितना कर दिया गया है 8 पीटी कर दिया गया है दोस्तों। आगे आप ये लेटेस्ट वर्जन के अनुसार चेक कर सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे स्टाइल ग्रुप। ध्यान रहे अभी तक यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट, यानी जो पैराग्राफ ग्रुप में काम की चीज़ें थी वो यहीं तक है सारी की सारी। पैराग्राफ कलर भी हो गया यहीं पर, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट यानी कि A to Z, Z to A हम उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो फीचर्स इसके हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।